प्रिय अभिभावकों, मित्रों, पिछले वीडियो में हमारी यह चर्चा थी कि हमारा जो बच्चा है टीन्स की उम्र में, जिसको हम कहते हैं टीनेजर, किशोरावस्था में, कैसा वो बिहेव करता है। और मैंने आपको कुछ 4-5 तरीके बताए थे कि ये तरीके से आप पहचान सकते हैं कि उसमें ये बदलाव आपको आएंगे। मैंने पहले भी कहा था, मैं हर किसी बात को करना 3 प्रकार से सोचता हूँ। इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। तो अब यहाँ पर पहली बात, अभिभावकों का कई बार गलत इसमें तरीका रहता है। जैसे अभिभावक क्या देख पाते हैं बच्चे में, उनका सबसे बड़ा एक ही हथियार है कि हमारा बच्चा कितने अंक लाता है, अच्छे अंक ला रहा है कि नहीं ला रहा, पढ़ाई में तुम्हारे नंबर अच्छे हैं या नहीं है। अब हम बच्चे को बार बार समझाते हैं, तुम्हारी ये उम्र है पढ़ने की, यही पढ़ने का समय है, और इसमें अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही तो कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा खेलना कूदना सब बेकार है। क्योंकि हमारी सारी चीज उसके अंकों पर जुड़ी होती है। अब उसके अंक कितने हैं, हमको ये सवाल है कि अच्छे हैं कि नहीं है। अब हमारे पास दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कि अच्छे अंकों की हमारे पास कोई पैमाना ही नहीं, कोई स्केल ही नहीं। अगर वो अपनी उसकी क्लास में 4 बच्चे उसके आगे हैं, तो हमारा पहला सवाल, उन 4 को से तेरे में कमी क्यों है। तुझे भी बहुत अच्छा खाने को मिलता है, बहुत अच्छा पहनने को मिलता है, किताबें तुम्हारे को वही मिलती है, स्कूल तुम्हारा वही है, तो तुम कम क्यों लाते हो बेटा। दूसरा, अगर वो अपनी क्लास में, मैं तो उस बात बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने 30 बच्चों की क्लास में अपने आप को टॉप कर लिया, तो टॉप वाले की मदर ये पूछती है, भाई एक बात बताओ और सेक्शन में क्या हालत है। तो मतलब इसका तो कोई अंत ही नहीं है। आप ये कल्पना करें कि मान लो 4 सेक्शन में 4 बच्चे हैं जो टॉप करते हैं, और बाकी अगर हम 30 बच्चों की क्लास भी मान लें, तो 120 बच्चा टोटल हुआ, उसमें बाकी 115-16 बच्चे बच गए जो फर्स्ट नहीं आए। अब उन 4 बच्चों को तो इस बात की टेंशन कि मुझे फर्स्ट ही रहना है, गिरना नहीं है फर्स्ट से, और बाकी के 116 को टेंशन कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आ रहे हो। वो बच्चे पूरी तरह तनाव में, क्योंकि हमें अच्छे अंकों की हमारे पास परिभाषा ही नहीं है। अच्छे अंक कितने हैं, हमें इसकी परिभाषा ही नहीं है। एक बच्चा क्लास में टॉप कर गया, 100 में से गणित में उसके आगे 85 नंबर, 95 नंबर, भाई 5 तुम्हारे क्यों कटे। क्योंकि हमारे, और अगर 100 में से 100 आ गए तो कहेंगे औरों के कैसे आए, तुम्हारी रैंक क्या आई है। तो हमारे पास अच्छे अंकों की पहली बात कोई परिभाषा ही नहीं है। फिर भी हम उसको नापना चाहते हैं कि अच्छे अंक तुम्हारे आए हैं कि नहीं। दूसरी बात, अच्छे अंक जिंदगी के अंदर, अब ये अभिभावकों को सोचना पड़ेगा, अच्छे अंक मात्र से जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली। पहली बात तो उससे भी बड़ी बात है, सफलता आप कह किसको रहे हैं। क्या अधिक बड़े ओहदे को पा लेना सफलता मानते हैं, बड़ा पैसा मानते हैं, बड़ा बच्चा एक अच्छा सिटीजन बन के निकले उसको बड़ा मानते हैं, वो आपका आदर सत्कार करे वो बेहतर है। मतलब आपके पास बच्चे में क्या खूबियां होनी चाहिए, उसका कोई पैमाना हमारे पास फिक्स्ड है ही नहीं। क्योंकि हमारी परेशानी ये है कि हम हर चीज समाज को देखकर चल रहे हैं। आप ये बात समझिए। अच्छा, आप देखिए, कुछ अभिभावक, मेरा बच्चा उस स्कूल में जाएगा जहां पर मेरे को 4 मोहल्ले में कह सकूं, अपने ऑफिस में कह सकूं कि आपके बच्चे से बेहतर मेरे बच्चे का स्कूल है। तो आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो कि सोसाइटी में दिखाना चाहते हो कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में, या मेरा बच्चा इतने अंक प्राप्त कर गया। ये शुरू से आखिर तक टीन्स में ये ज्यादा शुरू हो जाता है, पर अंत तक आपको अंत में क्या चाहिए, यही हालत बच्चे के लिए है। तो याद रखिएगा, चाहे बड़ा हो या बच्चा, उसमें एक प्रॉपर्टी अब कुदरत ने दी हुई है, ईश्वर ने दी हुई है, कि वो हर बच्चा, हर आदमी भी, हर औरत भी, मतलब हर व्यक्ति मानव जीवन में अपनी स्वीकृति चाहता है अपने समाज में। अगर मान लीजिए आपके बच्चे के पास फोन नहीं है, आपने किसी वजह से फोन उसका रोक दिया, एक उम्र के बाद ही तो आपने फोन दिया होगा ना, या फोन को आपने रिस्ट्रिक्ट किया है, तो उसके अगर सारे दोस्त अपने उस फोन को, अपने फोन को अधिक इस्तेमाल करते हैं, आपके बच्चे के पास कम फोन है, तो उसमें हीन भावना आ ही जाएगी कि मैं ही क्यों। क्योंकि उसको उस सारे समाज में अपने आप को व्यवस्थित करना है जिसमें सब बच्चों के पास मोबाइल फोन एक पर्टिकुलर उम्र में आ गए हैं।
अब आपके सबके माँ बाप ने दिलवा दिए तो हमने भी दिलवा दिए, लेकिन आपने क्या कभी उन सब बच्चों के माँ बाप से बात करने की कोशिश करी? क्योंकि उनके घर की भी यही कहानी है, उनका बच्चा भी घर में यही कहता है कि सबको मिल गए, मेरे कोई नहीं मिला। इस चक्कर में हो क्या रहा है, जिस उम्र में बच्चों को आपने शायद मोबाइल नहीं देने चाहिए, एक उदाहरण से बता रहा हूँ कि सबके साथ हो रहा है इसके लिए हम कर रहे हैं, वो सबके साथ वाले अभिभावकों से क्या हमारी कभी बात होती है? कभी समाज में चर्चा नहीं होती। दो भाइयों के बीच में मिलकर आज चर्चा ये नहीं होती कि तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा, चलो दोनों का साझा बच्चा, इसके भविष्य के लिए सोचते हैं। हम नहीं करते हैं। ये समाज की टूटन का देन है। तो इसमें हमारी संतुष्टि भी नहीं हो पाती, हम बीच में अटक भी जाते हैं। उसके बाद दूसरा एक बहुत बड़ा पैमाना हमारे अभिभावक लोग मान लेते हैं कि मेरा बच्चा मेरा कहना मानता है, लेकिन आपका कहना कहाँ मानता है? सिर्फ घर पर आपके सामने, आगे पीछे क्या करता है आपको नहीं पता। देखिए, इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास करें। जब टीनेज हो रही होती है, मतलब 12-13 वर्ष, तब तक तो आप उसके विचारों को बदल पाएंगे। और एक बार वो 14 वर्ष को क्रॉस कर गया, 15 को टीनेज के मिड में आ गया, उसके बाद वो अपने व्यवहार को दिखाने वाला उसका व्यवहार अलग हो जाएगा, अंदर का व्यवहार अलग हो जाएगा। हालांकि ये 7वीं क्लास 7 साल के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन 11-12 की उम्र तक आते आते उसके पास अंदर का व्यवहार बाहर का व्यवहार अलग है। आप इसको इस रूप में अंदाजा ले लें कि उस बच्चे को पता है कि मैंने कौन सी डिमांड अपनी माँ से करनी है, कौन से पिताजी से करनी है, कौन सी दादा से करनी है, कौन सी नाना से करनी है। जितने भी परिवार में रिश्ते हैं, उसको सब जगह पता है किससे मैंने कौन सी डिमांड की मांग करनी है। इतना समझदार वो है। उसको एक समय पर ऐसा मत लगने दीजिए कि उसको ऐसा लगे कि मुझे इनको ये बात छुपानी है, तो वो छुपा लेगा। उसको लगना चाहिए कि मुझे अपनी कोई भी बात मैं अपने माँ बाप को कह सकता हूं। ये विचार आने बहुत जरूरी है। इसके लिए कहना मानता है घर पर एक बहुत अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मन से मानता है कि बेमन से मानता है। इसको समझने का प्रयास करना है। कई बार वो बेमन से मांग लेगा, क्योंकि बात ये वो आप पर निर्भर है। उसका खाना पीना खेलना, छोटा बच्चा इतना है, वो पूर्ण रूप से आप पर निर्भर है। और कई बार हम क्या करते हैं, इस निर्भरता, क्योंकि वो मेरे ऊपर निर्भर है, हम इस निर्भरता के कारण उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते हैं और सोचते हैं ये तो परवरिश का हिस्सा है। मतलब कई बार हम समझते हैं कि बच्चे को डांट दिया, कई बार मार भी दिया लोगों ने, कि मार दिया, डांट दिया, थप्पड़ जड़ दिया, तो इससे बच्चा आपका इस उम्र का 12-3 होने के बाद वाला बच्चा वो मन से सुधर जाएगा। तो याद रखिए, मन में उसके बदलाव 13-14 के बाद नहीं आने वाला, वो बाहर दिखावे का बदलाव आएगा। और एक बात सभी अभिभावकों में और बता दूं, देखिए, सामान्यतः बच्चा घर में जितनी जिद करता है, बाहर उतनी जिद नहीं करता। अपने मित्र के पिता के सामने, अपने मित्रों के बीच में तो कर लेगा, क्योंकि सारे मित्र ऐसे हैं, लेकिन किसी मित्र के पिता के सामने, उसकी माँ के सामने वो गलत बिहेव नहीं करेगा। मैं फिर आपको बताऊं उसका कारण। फिर वही समझिए, हर व्यक्ति अपनी समाज में स्वीकृति चाहता है। वो जानता है मेरे मित्र के पिताजी के सामने अगर मैंने बदतमीजी करी तो कहेंगे ये बच्चा अच्छा नहीं है, वो नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उनको नंबर तो पता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम हमारे बच्चे को नंबर से आंकते हैं। अब उस मित्र के पिता को तो नंबर अभी पता नहीं है, वो सिर्फ इस बात से उस बच्चे को आंकेगा उस बच्चे ने उसके सामने कैसी बात करी। और हम लोग करते भी यही। हमारे घर में एक बच्चा आता है जिसके नंबर बहुत अच्छे हैं, एक बच्चा आता है जिसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, और ये दोनों बच्चे मेरे घर में आए, तो मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगा? देखो उसका बिहेवियर अच्छा, उसके नंबर अच्छे। अब मेरा बच्चा सवाल पूछेगा, पापा इन दोनों में से कौन सा चीज बेहतर है? हमारे पास उत्तर नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है। बच्चा मन से आपसे सारी बात करे, आपको सारी बात मन से बताए, यह महत्वपूर्ण है। तो बच्चा मेरा कहना मानता है, नंबर उसके अच्छे आते हैं, इसको अभिभावक लोग सही मानते हैं, लेकिन ये एक सही का पैमाना आपके बच्चे के रिश्ते में नहीं है। हाँ ठीक है, नंबर अच्छे ले आएगा, कभी सोचिए नंबर बहुत अच्छे ले आएगा तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, चाहे जेफ बेजोस को ले लीजिए, बिल गेट जैसे को ले लीजिए, अंबानी जैसे को ले लीजिए, इनके पास जितनी धन दौलत है, हजारों करोड़ रुपया रोज कमाते हैं, फिर भी इनका काम नहीं चलता। तो पैसा एक महत्वपूर्ण बात नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। हाँ ये सत्य है कि निर्धन व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता।
उसके लिए उससे कुछ धन की आवश्यकता है। इसी प्रकार आप दूसरी भाषा से समझिए कि जो अस्वस्थ व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, वो सुखी नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत जो सुखी, जो हमारे पास स्वस्थ है, क्या वो सुखी होगा? नहीं होगा। क्या जो धनी है वह सुखी होगा? वो नहीं होगा। ये गारंटी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य हुआ, जैसे धन हुआ, ऐसे शिक्षा हुई, ये आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त सुखी होने के लिए पर्याप्त कुछ और है, इनका समन्वय, इनकी समझदारी, ये पर्याप्त है। हमें ये समझना पड़ेगा। और ये खुद बच्चे को कहने से काम नहीं चलेगा, हम कितने समझदार हैं, क्योंकि हमने भी तो बच्चे को इसी पर टांग के रख दिया कि अगर तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, नीट में सिलेक्शन हो गया, तो तुम बहुत अच्छे बन गए, वरना तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो। हर बच्चा जो समाज ने दिया है, देखिए हमारी एक बहुत बड़ी कमी ये रहती है अभिभावकों की, कि हम समझते हैं ये बच्चा मेरा है। हम बच्चे को अपनी संपत्ति मानते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूं मेरा बच्चा वैसे ही करे। हर एक ने अपनी अपनी संपत्ति माना, अपने अपने बच्चे को सुधारा, तो आज समाज में इतना विघटन आ गया है। एक बात याद रखिए, आपका बच्चा ईश्वर की दी हुई धरोहर है, वो समाज के लिए है। आप उसके कस्टोडियन है, आप उसके संरक्षण है। वो आपके मतलब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसकी अपनी सोच है। आपको ऐसी सोच उसको दिलवाने में मदद करनी है कि वो समाज में एक सभ्य सिटीजन बने। बाकी वो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, वो बन जाएगा, लेकिन पहली चीज उसके, वो एक सभ्य सिटीजन बन सके, उसके लिए आपको अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा। हम कई बार अपनी बातें बोल देते हैं, उससे वो कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि सुधरना भी शब्द गलत मैं कहूंगा। एक बच्चे को कैसा जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना, सुख प्रफुल्लता से जिए और प्रफुल्लता से पढ़े। खुश रहकर वो आईआईटी में जाए, मेडिकल में जाए, क्यों आईआईटी मेडिकल तक है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए, क्यों ना जाए। वो सब रोकना मेरा काम नहीं है, मैं कह रहा हूं, लेकिन प्रसन्नता के साथ चलेगा। जब हमें क्या लगता है दबाव में हम बच्चे को ऐसा बनाए तो शायद कल को सुधर जाएगा, या कल को वो खुश हो जाएगा, ये हमारी परसेप्शन है, हमारी सोच है। और क्यों बच्चे का व्यवहार हो, उसका धन हो, कहां से नाप रहे हैं हम? सामाजिक परख से। देखिए, शिक्षा का मेरी नजर में एकमात्र उद्देश्य, अगर मतलब प्राथमिक, एकमात्र तो नहीं कहना चाहिए, मैं शब्द कहूंगा प्राथमिक, प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो उसको फुलफिल करनी है एजुकेशन, प्राइमरी एम समझिए, वो ये है, बच्चा अपनी भौतिक आवश्यकताओं को बिना किसी से प्रभावित हुए, या फिर बोलूंगा बिना किसी से प्रभावित हुए निर्धारित कर सके। मतलब मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए होगी जब मैं बड़ा हो जाऊं, मुझे ऐसा मकान चाहिए होगा, जो कुछ भी उसकी है, कि मुझे क्या चाहिए ये मुझे, और मैं किसी से प्रभावित नहीं हो रहा हूं कि मेरे दोस्त के पास बड़ी गाड़ी है तो मुझे उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, इससे प्रभावित रहूं। हाँ, गाड़ी चाहिए, बिल्कुल लीजिए, किसी भी संपदा के लिए मनाही नहीं है, लेकिन तुम्हें कितनी चाहिए उसकी तुम निर्धारण कर सको, पहली बात। दूसरा, उसको अर्जित करने के लिए जो स्किल चाहिए, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, जो और एजुकेशन चाहिए, वो तुम्हारे में पैदा हो सके। ये शिक्षा की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। हम उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट को खुद डिफाइन करने बैठते हैं, बेटा इससे करो और अच्छे पैसे मिलेंगे और अच्छी गाड़ी, हम पैकेज से ऊपर सोच नहीं पाते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बड़े पैकेज वाला आदमी भी परेशान हो जाता है, आईएएस भी सुसाइड कर लेता है। तो जीवन जीने का ढंग हमारे बच्चे को हमें सिखाना है, न कि पैसा कमाने का। पैसा कमाना जरूरी है, मैंने फिर आपसे कहा, वो आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। और इससे आप बाहर में बाकी लोग क्या हैं, क्योंकि बाकी लोग भी आप जैसे ही हैं। आप बदलेंगे, लोग बदलेंगे। आप उनके अभिभावकों से बात करें, सोचें, समझें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है, हमने जब से बच्चे को अपने स्वार्थ में लिया है, तब से उस बच्चे की बचपन से पढ़ाई लिखाई, खिलौना, खाना पीना, ट्यूशन, एजुकेशन, करियर, ये सब हमने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा ये पढ़े, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा इतना पैसा कमाए, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा 90% नंबर लाए। और समाज का हर आदमी अगर इस पे आ गया, मेरा बच्चा आईआईटी में जाए या मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो 24 लाख लोग अप्लाई करते मेडिकल के लिए, आएंगे तो 1 लाख, तो 23 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या वो मेरे आपके बच्चे नहीं है?
और अगर वो 23 लाख बच्चे कुंठा से भर जाएंगे तो समाज का वो विघटन ही करेंगे, समाज में विद्रोह करेंगे। इसलिए वो 23 लाख बच्चे को संभालना भी मेरी आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। मेरा बच्चा सुरक्षित तब रहेगा जब समाज सुरक्षित होगा। समाज सुरक्षित होने के लिए वो 23 लाख बच्चा भी सुरक्षित होना पड़ेगा। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। धन्यवाद।